हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड? एक्सक्यूज मी। ओके, मुझे लग रहा है हम शुरू कर देते हैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2-3 मिनट वेट कर लिया। ओके, देखो हमने कल आपको लास्ट लेक्चर में डिफरेंट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के लिए हमने डिस्कस किया था, राइट? तो चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ एवरीथिंग इज सेट, नाउ लेट अस स्टार्ट। देखो, हमने कल आपको एक रिएक्शन बताई थी, H2 + I2 gives to HI, ठीक है? जहां पे डेल्टा एन का वैल्यू क्या होता था? 0, राइट? मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स क्या थे? सेम थे। ओके, और उसके लिए हमने 6 चीजें जो है वो यहां पे डिराइव की थी। इनिशियल मोल्स, इक्विलिब्रियम पे मोल्स, मोल्स पर लीटर, टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर, ठीक है? ये सारी चीजें, हम 6 चीजें जो है वो उसके लिए डिराइव कर रहे थे, ठीक है? नाउ, अब इनिशियल मोल्स में क्या करते हैं हम हमेशा? अगर कोई एक रिएजेंट होगा, कोई अगर एक ही आपका रिएक्टेंट होगा, तो हम वहां पे ए लिखेंगे। अगर दो है तो इसके लिए इनिशियली ए और बी लिख दिया हमने। और यहां पे क्या बनेगा? अभी तो इनिशियली कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है? इक्विलिब्रियम पे मोल्स क्या हो जाएंगे? ये x जितना माइनस होगा, x जितना माइनस होगा, 2x जितना बनेगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो 2x जितना माइनस होगा, कोफिशिएंट 1 है तो x जितना माइनस होगा, यहाँ पे 2 है तो 2x जितना बनेगा, ठीक है? तो वो वाला जो रिएक्शन था, वो वाली जो कंडीशन थी, वहां पे क्या था? डेल्टा एन ग्रेटर देन डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 था। यहां पे डेल्टा एन क्या है? देखो, डेल्टा एन मतलब प्रोडक्ट के मोल्स, गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स। यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट कितना है? 2, गैसियस रिएक्टेंट कितना है? 3। तो 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1। -1 है तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। -1 है तो ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो केपी लेस देन केसी हो जाएगा, ठीक है? मगर अभी तो मुझे याद रखना है कि ये -1 के लिए मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। ओके, चलिए अब और एक बात चेक करते हैं। चलो, इसके लिए वेब पास पहले ये 6 के 6 जो पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूं, ठीक है? चलो, नंबर 1, इनिशियल मोल्स ए बी, ये आपका अभी कुछ बना ही नहीं है। इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने हो जाएंगे? A-2x। ये ए था, इसमें A-2x हो जाएगा। ये बी है तो B-x हो जाएगा, राइट? तो ये कितने बनेंगे? यहां पे 2x जितने बनेंगे, ठीक है ना? तो ये जो कोफिशिएंट है उतना ही माइनस और कोफिशिएंट है उतना ही प्लस होगा, यानी ये बनेगा। मोल्स पर लीटर, इसको हम डिवाइड करेंगे इन मोल्स को एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से, जो भी वॉल्यूम आपको गिवन होगा। देखो, ए और बी आपको दे दिया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल भी आपको गिवन होगा, ये सारी चीजें गिवन होती है, ठीक है? चलिए, एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना रहता है, जनरली आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। अच्छा, अगर एक्स का वैल्यू दे दिया जाएगा तो यहां पे आपको कहीं ना कहीं ए और बी वगैरह फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। इन शॉर्ट, आपको यहां पे जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं उसमें से एक को छोड़ के बाकी सबका आपको वैल्यू दे दिया जाएगा, एक आपको फाइंड करना रहेगा। सीधी सी बात है। चलो, तो पहले हम ये फटाफट चेक कर लेते हैं। नाउ, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, वो क्या हो जाएगा? ये इक्विलिब्रियम वाले मोल्स सबको आप ऐड कर दो। एक्स ए प्लस A-2x प्लस B-x + 2x, तो ये क्या हो जाएगा? A + B-x, क्योंकि यहां पे हो गया ये 3x माइनस हो गया, ये +2x है तो -x बच गया। ओके, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल, ये टोटल मोल है, उन उससे सबको डिवाइड कर दो तो ये मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। इसको आप क्या करो? पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए इसी मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो आप जानते ही हो, कल हमने बताया था, ये डाल्टन्स लॉ है। अब मुझे करना क्या है? अब ये वैल्यू जो है मोल पर लीटर की वैल्यू, हमें ये दो वैल्यू काम में आने वाली है, थर्ड नंबर एंड सिक्स नंबर। थर्ड नंबर मोल पर लीटर है और ये पार्शियल प्रेशर है। मोल पर लीटर काम आएगा जब आपको केसी फाइंड करना है तब, और पार्शियल प्रेशर काम आएगा जब आपको केपी फाइंड करना होगा तब, ठीक है? तो ये मोल पर लीटर आपके पास है ऑलरेडी। चलो, अब क्या करना है मुझे?
ये सारी वैल्यूज जो है वो मोल पर लीटर की मैं इसमें डाल देता हूं, यानी हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ये H2O का स्क्वायर, H2O का स्क्वायर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हो ना, H2O का स्क्वायर यानी H2O का मोल फ्रैक्शन, ये जो मोल पर लीटर है उसका स्क्वायर ओवर इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसके कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, और O2 के कॉन्सेंट्रेशन को हमें पावर 1 लगानी क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट 1 है। सो अल्टीमेटली ये आपका केसी का फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा 4x स्क्वायर वी ओवर, अब देखो यहाँ पे वी स्क्वायर है और नीचे क्या बन रहा है वी का क्यूब, ये वी स्क्वायर और वी मतलब वी का क्यूब, तो स्क्वायर और क्यूब में से उड़ा दोगे तो एक वी नीचे और बचेगा, उसको ऊपर फेंक दो क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाता है, तो ये क्या हो गया आपका वी हो गया, और नीचे क्या बचा a माइनस 2x का स्क्वायर एंड b माइनस एक्स। ठीक है, ये बन गया। सेम वे हम यहां पे केपी फाइंड करते हैं। केपी के लिए क्या होता है बेटा, केपी के लिए हमें क्या करना होता है, ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज डालनी होती है, तो पहले तो इसकी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू का स्क्वायर यानी 2x ओवर a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और पीटी मतलब पी टोटल का भी स्क्वायर, तो मैंने उसको इस तरह से लिख दिया एंड सो ऑन। बाकी नीचे H2 का और ये O2 का मैंने वैल्यू लिख दिया है, किसका, पार्शियल प्रेशर वाला वैल्यू। जब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे कितना है P क्यूब, ऊपर कितना है स्क्वायर, तो स्क्वायर क्यूब में से नीचे एक बचेगा पीटी का पावर 1, बाकी जो है ये 4x स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर है और नीचे ये क्यूब हो जाएगा, तो नीचे एक और बचेगा, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो न्यूमिनेटर में फेंक दिया इसको, a प्लस बी माइनस एक्स और नीचे पीटी। ये फॉर्मूला जो मुझे मिल रहा है किसका मिल रहा है, केपी का मिल रहा है। ये फॉर्मूला मुझे किसका मिल रहा है, केसी का मुझे फॉर्मूला मिल रहा है। तो ये केसी और केपी के लिए मैंने फॉर्मूला इस तरह से डिराइव किए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि सर ये इतने सारे अगर हमें पैरामीटर इसमें लिखने पड़ेंगे तो हम ये क्वेश्चन 1 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपका एनडब्ल्यूटी का पेपर है या फिर आपका जेई का पेपर है, मान लो एनडब्ल्यूटी का पेपर, तो आप 1 मिनट में कैसे सॉल्व करोगे, और आपका अगर जेई का पेपर है तो उसके लिए आपको मान लो 2 मिनट मिल रही है, तो 2 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे। ये इसी को सॉल्व करने के लिए ही हमें 5 मिनट चली जाती है। ठीक है ना, ये क्लियर है। तो इसके लिए ट्रिक भी है, इसके लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। अब ये शॉर्टकट ही अप्लाई करना है। कल भी मैंने ये बताया था, आज भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको ये चीज बराबर से क्लियर हो जाए दिमाग में कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये मैंने जो एग्जांपल लिया है वो n-1 के लिए लिया हुआ है, डेल्टा n इज इक्वल टू -1 लेस देन 0 के लिए, कल 0 के लिए था। ओके, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब ये डेल्टा n ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो केपी केसी दोनों सेम हो जाते हैं, बाकी तो डिफरेंट ही रहेंगे, लेस देन या ग्रेटर देन रहेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए, फटाफट आंसर चाहिए, 1 मिनट में तो सारी चीजें सॉल्व करनी है, फॉर्मूला भी बनाना है, इसमें ए और बी और एक्स का वैल्यूज भी पुट करना है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी करना है, तब ये केपी का वैल्यू निकालने के लिए तो कितने टाइम चला जाएगा। इसके लिए मैं शॉर्टकट बताता हूं, फटाक से हम ये केपी और केसी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ देखना, देखो आपको मेंटल मैथ्स यहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अगर अगर मेरे पास ये वाला पूरा डेटा नहीं है, मुझे सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, एक इनिशियल मोल्स यानी t इज इक्वल टू 0 के लिए मोल्स चाहिए, और t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। t का मतलब है टाइम, टाइम जीरो मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। टी इक्विलिब्रियम का मतलब जब इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, मतलब ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ये वाला जो है ये 1 नंबर है, ये वाला जो है ये 2 नंबर है, बस मुझे सिर्फ दो ही चाहिए, ये बाकी चीजें जो है फालतू है, कुछ काम की नहीं है। मगर ये अगर नहीं समझा होता तो ये वाला ट्रिक समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको ये पहले बताया। चलिए अब इसमें से मैं डायरेक्ट सिखाता हूं आपको। अब करो क्या, आप कुछ नहीं करना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ देखना है इस इक्वेशन में ये 1 मोल, ये 3 मोल्स और 2 मोल्स है। ठीक है, तो जब हम केसी लिखेंगे बेटा, जब हम केसी लिखेंगे तब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे, ये तो पक्का है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट का स्क्वायर होगा और रिएक्टेंट में इसका क्यूब होगा, यानी उसके मोल्स जो भी होंगे उसका क्यूब होगा। ठीक है, चलिए इस 2x का हम स्क्वायर कर देते हैं, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब नीचे क्या है, इसका तो पावर 1 है यानी a माइनस एक्स, इसका पावर क्या है b माइनस 3x का पावर क्या है 3। ठीक है, यहां पे क्यूब है तो ये पावर 3 हो गया।
इतना कहानी खत्म। अब बात आती है इसमें हम नंबर ऑफ वॉल्यूम क्या लेंगे, यहां पे इसका वॉल्यूम का वैल्यू क्या लेंगे। यहां पे तो हमने वी कहीं कंसिडर किया ही नहीं, यहां तो हम मोल पर लीटर लेते हैं, तो इसमें तो वी वाला वैल्यू आना चाहिए ना कुछ वी तो आना चाहिए इसमें केसी में। तो चेक करते हैं वी आता है या नहीं है, वो चेक करते हैं, आएगा या नहीं वो चेक करते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे नीचे वाली जो दोनों टर्म है उन टर्म्स का पावर देखो, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 3, तो टोटल पावर कितना हो गया 4, इसका पावर 1, इसका पावर 2, पावर 3, मतलब टोटल पावर कितना हो गया 4। अच्छा, ऊपर पावर कितना दिख रहा है आपको 2, ठीक है। ये x का पावर 2 है, तो नीचे वाले के जितना ही पावर करने के लिए v का स्क्वायर डाल दो, मतलब यहां पे स्क्वायर ये स्क्वायर, मतलब पावर 4 हो गया, नीचे भी 1 एंड 3 पावर 4 हो गया, दैट्स ऑल, खत्म हो गई कहानी। मिल गया मुझे फॉर्मूला। करो, कोशिश करो खुद से, ये सारे, ये 6 के 6 बनाओ, प्रैक्टिस करना घर पे, 6 के 6 बनाओ, ये वाला आ जाएगा, ये वाला ही आ जाएगा, है ना। अगर ना आ जाए तो नाम बदल देना खुद का, क्योंकि आप करोगे ना, है ना, तो आएगा ही ये, ठीक है। चलिए अब फाइंड करते हैं केसी। अब केसी के लिए बताता हूं, ठीक है, केसी हो गया, केपी के लिए बताता हूं, चलो केपी क्या होगा। कुछ नहीं है बच्चा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, देखो कितना ब्यूटीफुल सा ट्रिक बताता हूं आपको। ये आपको जो फॉर्मूला, ये वी स्क्वायर नहीं काउंट करोगे तो बाकी का ऐसा है ना, एक्स स्क्वायर 4x² अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस 3x का क्यूब, इतना है, इतना है, यस। आप जानते हो वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम एंड प्रेशर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऊपर वॉल्यूम का स्क्वायर है तो नीचे प्रेशर का स्क्वायर कर दो, ऊपर वॉल्यूम का स्क्वायर है तो नीचे केपी में नीचे पी टोटल का स्क्वायर कर दो, पी टोटल लिखो, पी लिखो, जो आपकी मर्जी, कैपिटल पी लिखो, टोटल प्रेशर है वो, है ना, पी स्क्वायर कर दिया। अब इसमें आपके पास टोटल मोल्स निकाले होंगे आपने, देखो मैंने यहां पे इनिशियल के लिए टोटल मोल्स निकाल लिए और इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल निकाल लिए, सबको ऐड कर दिया, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस 3x प्लस 2x, तो ये माइनस 4x है, तो ये माइनस 2x बचेगा, ये आपके टोटल मोल्स है ना। तो ये आप ऊपर लिख दो, यहां पे नीचे p का स्क्वायर किया ना मैंने, p का स्क्वायर किया, तो ऊपर जो भी टोटल मोल्स है उसका भी स्क्वायर करके डाल दो, पी का स्क्वायर नीचे लिखा ना आपने, तो टोटल मोल का ऊपर स्क्वायर करके डाल दो, आ गया आंसर, हो गया, डायरेक्ट केपी आ गया, है ना। वापस से बोल रहा हूं, घर पे जाकर ट्राई करना, यानी घर पे ही हो, घर पे ट्राई करना, लेक्चर्स खत्म होने के बाद यही आंसर आना चाहिए और आएगा ही। चलो चेक करते हैं, अभी जो प्रीवियस ये वाला किया ना हमने, अभी ये 6 चीजों से निकाला ना हमने, वो डायरेक्ट चेक करते हैं, देखो होता या नहीं। देखो ये बाकी सारी चीजें भूल जाओ, बाकी सारी चीजें है ही नहीं, देखना ही नहीं वो। यहां पे देखो ये 2x है, तो 2x का क्या करो स्क्वायर कर दो, ये रहा 4x² हो गया, ठीक है। यहां पे क्या है a माइनस 2x और b माइनस एक्स, चलो तो a माइनस 2x का स्क्वायर, क्यों आई कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर, ये b माइनस एक्स पावर कितना 1 1, ठीक है। नीचे पावर कितना है 2 एंड 1 यानी 3 पावर है, ऊपर पावर कितना है x का स्क्वायर, पावर को कंपेयर करने के लिए, पावर को इक्वल करने के लिए v से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो v का पावर 1, इसका पावर 2, टोटल पावर 3, नीचे भी 2 और 1, टोटल पावर 3, हुई गवा, है ना। चलिए यहां पे v ऊपर है ना, अच्छा ये v को छोड़ के बाकी जितना भी ये मटेरियल है, बाकी सारा लबाचा, बाकी सारा कचरा ऐसे लिख दो, ये रहा, वही कचरा लिख दिया ना मैंने वापस। अब क्या बच गया, v ऊपर है तो नीचे p आ गया, और p का कितना पावर है 1, तो जितने भी टोटल मोल्स हैं, जितने भी टोटल मोल्स है उसका पावर 1 करके डाल दो, हो गया ना, हो गया कि नहीं। ऐसे डायरेक्ट आंसर आता है, इसको बोलते हैं एसएसटी, एसएसटी जैसी होती है बच्चा, है ना। टेक्निक हमारी ऐसी जैसी नहीं होती, बहुत ही बढ़िया होती है, टाइम सेविंग, 1 मिनट में आपको फॉर्मूला भी बनाना है और उसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन भी करनी है, तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो फंस जाओगे। चैप्टर बहुत इजी है, मगर ट्रिक्स अगर यूज करोगे तो, यही कन्वेंशनल गरीबों वाला मेथड है यार, मैं क्या बोलता हूं इसको, ये गरीबों वाला मेथड है यार, ऐसा नहीं करना है, हमें अमीरों वाला मेथड यूज करना है, फटाक से आंसर आ जाना चाहिए, वैल्यूज पुट करो, ठोको ताली, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया,
ओके, किसी का भी कोई भी कंडीशन आपको दे दी जाए, ये वाला ही हमारा फंडा वहां पे अप्लाई होगा होगा और होगा। इज इट ओके? क्लियर है? बराबर से क्लियर हो गया? चलो फटाफट एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये जितने भी एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काम के एग्जांपल्स हैं, उसी में से कहीं ना कहीं एक एग्जांपल आपको पूछ लिया जाएगा। चलिए एक सिंपल वाला एग्जांपल लेता हूं मैं। हमने n इज इक्वल टू 0 के लिए कल बता दिया था, n इज इक्वल टू -1 के लिए आज बताया। एक और बताता हूं, देखो हमारे पास है PCl5, इससे बनता है PCl3 एंड Cl2। चलो ये इक्विलिब्रियम है, यहां पे आप चेक कर सकते हो डेल्टा n का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ये 2 - 1 हो गया, यानी 1 हो गया। ठीक है, चलिए हम t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम के लिए लिख रहे हैं। ये a हो गया, ये डैश डैश, टोटल हो गया a, ये तो कुछ है ही नहीं। यहां पे क्या हो गया, a माइनस एक्स, ये कितना बनेगा x एंड x, ये a माइनस एक्स है तो दोनों x x बनेगा। टोटल कितना हो गया, a माइनस एक्स प्लस एक्स यानी a प्लस एक्स। चलो इतना काम हो गया, इसका टोटल और इसका टोटल हमने लिख लिया, दैट्स ऑल। चलो अब डायरेक्ट k से लिखते हैं। k से वुड बी व्हाट, इसका अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो ये इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, x का स्क्वायर अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, a माइनस एक्स। ऊपर यहां पे कोई कोफिशिएंट है नहीं तो पावर नहीं आएगा। अच्छा नीचे पावर कितना है 1, ऊपर पावर कितना है 2, तो यहां पे v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी नीचे मुझे v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 था, तो मैंने v से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर इक्वल हो गए। ठीक है, चलिए इसके लिए केपी लिखते हैं। केपी में क्या करते हैं, ये पूरा कचरा नीचे लिख दिया, ऊपर p टोटल लिख दिया, यानी p लिख दिया मैंने, और नीचे क्या लिख दोगे a प्लस एक्स। इसका पावर 1 है तो टोटल का भी यहां पे पावर 1 कर दिया, हो गया, आंसर आ गया, है ना। अब आपको a x केसी वी, जिसका भी जो भी वैल्यू दिया हुआ है, मान लो केसी फाइंड करने के लिए पूछेंगे, केसी फाइंड करने के लिए पूछेंगे तो एक्स ए और वी तीनों की वैल्यू आपको देनी होगी, वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगी। ये सारी वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। ठीक है ना, 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 में से 3 चीजों का वैल्यू दे दिया जाएगा। अच्छा केपी फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, प्रेशर एक्स और ए का वैल्यू आपको गिवन होगा, वैल्यू डालो आंसर लाओ, खत्म कहानी। समझा कि नहीं, कैसे करते हैं इसको सॉल्व, बस, वेरी नाइस। चलिए और आगे चलते हैं। अच्छा ये जो x है, ये x जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, कितने मोल्स डिसोशिएट हुए ना उसका वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड के साथ एक और चीज भी रिलेटेड होती है जिसको बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा क्या होता है बेटा, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स dissociated over number of moles taken, otherwise initial moles। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड मतलब x, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड मतलब x, एंड इनिशियल मोल्स टेकन इज a। ठीक है, ये x जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, ये a क्या है, नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली जितने लिए थे वो। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई ए, ये हो जाएगा अल्फा का वैल्यू। ठीक है, अब देखना, अब अगर मुझे इसी इक्वेशन को नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड नहीं मगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होता, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होता तो मैं कैसे लिखता इसको। चलो सेम वे इसी को वापस लिख रहा हूं मैं, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, ये t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये है a, ये डैश डैश, टोटल हो गया a। अच्छा
यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, a माइनस एक्स, ये x और x जितना बन गया, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा a प्लस एक्स। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब ये तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड x, मगर इसी फॉर्मूला को मुझे अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मेरे पास ये रिलेशन है, देखो अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, ओके, तो यहां पे लिखता हूं वी नो दैट, डब्ल्यू के टी का मतलब है वी नो दैट, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, डब्ल्यू के टी मतलब वी नो दैट, एस एस टी मतलब सम्राट सर्च टेक्निक, एटीवाई के मतलब एड टू योर नॉलेज, एफ आई मतलब फॉर योर इंफॉर्मेशन, है ना, शॉर्ट फॉर्म याद रखा करो। ओके चलो चिल, आगे बढ़ते हैं। ये x जो है उसको मुझे अल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, x को मुझे अल्फा के टर्म्स में लेके आना है, तो मुझे पता है कि अल्फा जो है वो क्या होता है, x बाई ए होता है, तो इससे मैं ये बोल सकता हूं कि x को अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, तो x वुड बी इक्वल टू व्हाट, ए अल्फा, x क्या हो जाएगा, ए अल्फा के बराबर हो जाएगा, सो नाउ आई कैन से दैट इट इज ए माइनस ए अल्फा, x की जगह पे क्या डाल दो, ए अल्फा, ठीक है, इट गिव्स ए अल्फा, ठीक है, ए अल्फा अल्फा हो गया, तो इसके टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, ए प्लस ए अल्फा, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं ए इंटू वन प्लस अल्फा, ए को कॉमन ले लिया, तो ए इंटू वन प्लस अल्फा, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये कब है, टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम के लिए, टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम के लिए, तो अब जब भी कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में ऐसा वर्ड दिखाई दे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, तो आप एक्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ए माइनस एक्स, ऊपर ए रहेगा नीचे ए माइनस एक्स रहेगा, और ए माइनस एक्स में याद ये रखना है आपको कि आगे जो कोफिशिएंट है इसका वो यहां पे मल्टीप्लाई करना है, अगर ये 1 मोल है तो 1x होगा, ये 1 मोल है तो x होगा, ये 1 मोल है तो x होगा, जबकि आगे क्या होता था, कई जगह पे a माइनस 2x या b माइनस 3x, ऐसा भी हमने किया है ना, तो वो कोफिशिएंट जितना ही उसमें से मल्टीप्लाई करके माइनस होगा, मगर जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे, सुनना, जब भी हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे व्हाटएवर, हमेशा हमेशा टी जीरो पे ए और टी इक्विलिब्रियम पे ए माइनस एक्स ही होगा, दुनिया चाहे ऊपर से नीचे हो जाए, अर्थ जो है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाए, फिर भी ये कभी चेंज नहीं होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे ए, तो टी इक्विलिब्रियम पे ए माइनस एक्स ही रहेगा, कोई कभी भी चेंज नहीं आएगा, डू रिमेंबर दिस, ये याद रखना बराबर से, ओके, कहीं पे भी लिख लो कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए कहानी पूछी गई है, तो हमेशा क्या रहेगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे ए और टी इक्विलिब्रियम पे ए माइनस ए अल्फा ही होगा, ठीक है, अब ए की जो भी वैल्यू दे दी जाए, जनरली ए की 1 वैल्यू दे दी जाती है, तो मान लो ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 1 अल्फा यानी अल्फा, ये हो जाएगा आपका अल्फा, और ये भी हो जाएगा अल्फा, अगर ए 1 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, बस हमें ए का जो भी वैल्यू दिया जाए पुट करके कर सकते हैं, बता दें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, दोनों के लिए इसी तरह का मुझे इक्वेशन मिलेगा, इज इट फाइन, क्लियर इतना, चलिए लेट अस मूव फर्दर। Okay, now the next topic is Le Chatelier principle. Le Chatelier principle, ठीक है, ले शेटेले प्रिंसिपल जो है वो किसी भी इक्विलिब्रियम में जब डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, किसी भी इक्विलिब्रियम में जब डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तब ये ले शेटेले प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ले शेटेल ने क्या ऑब्जर्व किया कि
जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे कि कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, इनर्ट मटेरियल, ये सारी चीजें जो है वो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती है, किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती है ये चार चीजें। हाँ, एक और भी डाल सकते हो, चलो कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है। इसमें से कोई भी अगर चेंज करा जाए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। मगर रिएक्शन हमेशा ये कोशिश करती है कि जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है वो वापस ओरिजिनल हो जाए, मतलब वॉट एवर द चेंज वी हैव मेड that would be nullified or reaction will proceed in such a way that the changes would be nullified. okay, तो इसको बोला जाता है ले शेटेले प्रिंसिपल। हम वन बाय वन जितने भी हैं उन सब के लिए डिस्कस करते हैं। पहले चेक करते हैं कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। चलो, पहला है कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सिंपल रिएक्शन दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए आपके पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उसको रिएक्ट करके मैंने बनाया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अगर इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें अगर हमने यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स जो हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मोल्स अगर हमने बढ़ा दिए तो और ज्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, अमोनिया बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया तो हमें डेफिनेटली यहां पे अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ऐसा ही नहीं, इससे उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, अगर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहां जाएगी, वापस जाएगी, यानी वापस क्या बनने लगेगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बनना शुरू हो जाएगा। सिंपल है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ रिएक्टेंट ज्यादा बनते जाएंगे, रिएक्शन उल्टा जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, लेट सपोज हम उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, ये गैस है, ये सॉलिड है। अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता जाएगा, हमने कल आपको बताया था कि तीन कंडीशन बताई थी मेनली, रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होना चाहिए, क्लोज वेसल होना चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है टेम्परेचर प्रेशर सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट? वो तीन चीजें बताई थी मैंने। अब मैंने वहां पे एक स्टेटमेंट बोला था कि वेसल क्लोज्ड होना चाहिए। अब मान लो मैंने क्लोज वेसल नहीं लिया, ओपन वेसल ले लिया, खुला रख के मैंने उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनते से ही क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, राइट? तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना वो निकल गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, तो होगा क्या, होगा ये कि ये इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, रिएक्शन वापस आएगी ही नहीं, आएगी तो भी बहुत कम अमाउंट में आएगी। क्यों? जितना कार्बन डाइऑक्साइड उस वेसल में बचा होगा वो शायद इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वापस ये कैल्शियम कार्बन बना सकता है। मतलब मैं यहां पे एक छोटा सा एरो बना देता हूं, छोटा एरो ये सजेस्ट करता है कि रिएक्शन वापस जा रही है मगर बहुत कम अमाउंट में। तो यहां पे क्या हुआ, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनने की कोशिश होगी। जितना ही कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड निकला उतना ही ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में रिएक्ट होता जाएगा। तो ये अच्छा भी है, इसका हम यूज भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में ऐसा ही किया जाता है। जो एक्स्ट्रा चीजें होती है जिसका हमें कुछ काम नहीं होता, उन चीजों को निकाल दिया जाता है, कंटिन्यूअसली उसको निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं। जहां पे ये रिएक्शन हो रही है वहां पे एक सक्शन पंप लगा के आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, तो और ज्यादा क्या बनता जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बनता जाएगा। तो हमें अगर ये ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो हम कर सकते हैं, ऐसा ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, कोई बोलेगा मुझे ज्यादा नाइट्रोजन, ज्यादा अमोनिया चाहिए, तो अमोनिया को निकालते जाओ, जितना ज्यादा अमोनिया निकालोगे उतना ही रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड 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 जाएगा। तो ये प्रोडक्शन ऑफ क्या हो गया, अमोनिया हो गया। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो इस तरह से हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के प्रोडक्ट ज्यादा बना सकते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा के ज्यादा रिएक्टेंट बना सकते हो, या फिर प्रोडक्ट में से किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन घटाते जाओ, निकालते जाओ उसको, तो भी रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इज इट ओके?
ये क्लियर है इतना, राइट? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर बढ़ाने पे, प्रेशर घटाने पे क्या इफेक्ट होता है किसी भी इक्विलिब्रियम पे, वो हमें चेक करना है. लेट सपोज हम यही एग्जांपल लेते हैं. चलो ये NH3 वाला ये एग्जांपल ले लेते हैं. N2 + 3H2 गिव्स 2NH3. ठीक है, ओके. या फिर मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, PCl5 decomposes to PCl3 and Cl2. ठीक है, ये दोनों ऐसे रिएक्शन है जिसमें सारी चीजें जो है वो गैस है, और प्रेशर का इफेक्ट तो आप जानते हो गैस पे ही होने वाला है, किसी और चीज पे तो प्रेशर का इफेक्ट होगा ही नहीं. सॉलिड पे तो, लिक्विड पे तो प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं होता. तो ये सारे गैसियस हैं. अब मैं पहले आपको एक देसी फंडा बताता हूं, एक सिंपल सा मेथड बता देता हूं कि प्रेशर बढ़ाने पे घटाने पे क्या होता है. सिर्फ एक ही चीज याद रखो, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, घटाने पे तो उसे उल्टा ही होगा. ये समझ लो कि प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है. ठीक है, बाद में साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक रीजन बताऊंगा, मगर पहले देसी रीजन जिसे हमें याद रखना है. देखो, ऐसा मान लेते हैं कि एक हमारे पास यहां पे वेसल है, एक हमने वेसल ले लिया. उस वेसल में मैंने यहां पे एक पिस्टन फिट किया हुआ है. यहां पे एक मूवेबल पिस्टन है बेटा, है ना, ये मूवेबल पिस्टन है. ठीक है, अब यहां पे मैंने दो गुब्बारे, दो बलून जो है उनको लगा दिया. एक बलून को यहां पे लगाया, एक बलून को यहां लगाया. ये दो बलून को हमने यहां पे लगा दिया. ठीक है, एक बड़ा बलून है, एक छुटकू बलून है, छोटा सा बलून है. फाइन. अब जो बड़ा बलून है उसमें ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे. यहां पे मोल्स N1 लिख रहा हूं, यहां पे मोल्स N2 लिख रहा हूं. ये N1 का वैल्यू जो है वो N2 से ज्यादा है, क्योंकि यहां पे गैस ज्यादा भरी हुई है, तो यहां पे मोल ज्यादा है. यहां पे मोल्स कम है क्योंकि कम गैस भरी हुई है. ठीक है, ये प्योर देसी फंडा है बेटा, ये देसी फंडा है, इसमें कोई साइंस अप्लाई नहीं होती. राइट, साइंटिफिक रीजन बताऊंगा मैं अभी. अब देखो, अब अगर हम इस पिस्टन को धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं, इस पिस्टन को प्रेशर हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, अगर ये पिस्टन यहां पे दबाएगा इस बलून को, तो जब पिस्टन वो वाले बलून को प्रेस करेगा तो होगा क्या, जैसे जैसे आप प्रेस करते जाओगे वैसे वैसे बड़ा वाला बलून जो है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और छोटे वाले बलून के साइड पे गैस का फ्लो होता जाएगा. तो गैस कहां से कहां गई, ज्यादा मोल से कम मोल की ओर गई, ज्यादा मोल से वहां से कम मोल की ओर रिएक्शन गया. तो याद रखना, प्रेशर बढ़ाने पे जिस तरफ गैस के ज्यादा मोल्स होते हैं वहां से कम मोल के साइड पे रिएक्शन प्रोसीड होती है, उस साइड पे रिएक्शन का फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना पॉसिबल है. ठीक है, चलो ये देसी फंडा यहां पे लगाते हैं, इसको यहां पे लगाते हैं. यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, गैस का 1 मोल, गैस के 3 मोल, टोटल 4 मोल गैस है यहां पे. यहां पे कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स. मतलब इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाने पे, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड. रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. प्रेशर बढ़ाया, जहां पे ज्यादा मोल है वहां से कम मोल की रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ज्यादा से कम. ठीक है, चलिए यहां पे क्या हो रहा है देखो, इसके लिए क्या होगा, अगर इसके लिए मैंने प्रेशर बढ़ाया इस वाले रिएक्शन के लिए, तो यहां पे चेक करो, यहां पे कितने मोल्स हैं, 1 मोल गैस है. यहां पे कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं. तो रिएक्शन कहां जाएगी, प्रेशर बढ़ाने से 2 से 1 के साइड पे जाएगी, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगा. मतलब रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड होगी. तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, ज्यादा से कम मोल की ओर रिएक्शन बढ़ता है, ज्यादा से कम मोल की ओर रिएक्शन बढ़ता है. इज इट फाइन, इज इट ओके, कोई दिक्कत है यहां पे, इससे समझ में आ गया आपको कैसे होता है, कहीं पे दिक्कत होगी, प्रेशर बढ़ाने पे ज्यादा से कम मोल की रिएक्शन जाएगा, तो अगर प्रेशर घटाओगे तो कहानी इससे उल्टी हो जाएगी.
पूरा कहानी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे सिचुएशन ही उल्टा हो गया। यहाँ पे प्रेशर घटाओगे तो कम मोल से ज्यादा मोल की ओर जाएगा, कम मोल से ज्यादा मोल की ओर जाएगा, बस। मगर याद एक ही रखो यार, जहां भी वाइस वर्सा होता है ना, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, यहां पे एक ही याद रखना चाहिए, प्रेशर बढ़ाने पे ज्यादा से कम मोल की रिएक्शन जाती है, बस दैट्स ऑल। ओके, चलो अब साइंटिफिक रीजन बताता हूं मैं। अब रीजन चेक करते हैं साइंटिफिक, है ना। ऐसे याद रखते हैं, मगर दुनिया में साइंटिफिक रीजन ही आपको हमेशा बचाता है, अदरवाइज आप देसी फंडा ऐसे ही डायरेक्ट यूज करते रहोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे, है ना। तो साइंटिफिक रीजन चेक करते हैं। हाँ, वापस मैंने वैसा ही एक पिस्टन लिया, एक हमने वेसल ले लिया, उस वेसल में हमने पिस्टन को रख दिया, और इसके अंदर हम ये वाला केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब PCl5 जो है वो PCl3 और Cl2 के साथ इक्विलिब्रियम में है। ये वाला सेकंड वाला मैंने बता रहा हूं। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं पहले ये चेक कर लेता हूं कि कहां पे कौन से वैल्यूज हैं। ठीक है ना, कहां पे कौन सी वैल्यूज हैं। यहां पे 1 मोल है, हमारे रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है बेटा, और प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल्स हैं, 1 + 1 मतलब 2 मोल्स है। एग्री। अब आप जानते हो कि किसी भी गैस का 1 मोल होने का मतलब है उसका 22.4 लीटर होना। 1 मोल का मतलब क्या है, 22.4 लीटर होना, और 2 मोल का मतलब क्या है, 22.4 इंटू 2 मतलब 44.8 लीटर होना। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, सुनना बराबर से बच्चा। प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। ये वॉल्यूम 1 लीटर था, ये वॉल्यूम 1 लीटर था, प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो टोटल मान लो आपका जो पिस्टन है वो पिस्टन अब यहां पे आ चुका है, पिस्टन यहां पे आ गया। अब यहां पे आने के बाद, अब ये यहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, मैंने यहां पे अब 2 ATM कर दिया, इसके ऊपर 2 ATM प्रेशर लग रहा है, तो अब का ये वॉल्यूम जो है वो मान लो 500 ml हो गया। ये 1000 ml था, 1000 ml था, 1 लीटर मतलब, और अब ये 500 ml हो गया, प्रेशर डबल कर दिया मैंने, तो 500 ml हो गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिक्रीज हो गया। तो हमेशा कोशिश ये होगी कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। यहां पे ज्यादा वॉल्यूम है ना, 2 मोल का मतलब क्या, 44.8 लीटर्स। तो अगर प्रेशर बढ़ा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल कम हो गया, वेसल का वॉल्यूम कम हो गया, तो कोशिश ये होगी कि वॉल्यूम कम हो जाए, किसका, गैस का। गैस का जैसे ही वॉल्यूम कम करने की कोशिश करोगे तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है कि अगर ये 44 से 22.4 पे जाए, 44.8 से 22.4 पे जाए तो वॉल्यूम कम होगा। मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में हुई, यहां से 2 मोल से कहां गया, 1 मोल पे गया, तभी वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो सीधी सी बात है, रिएक्शन किस तरफ मुड़ेगी, किस तरफ जाएगी, जहां पे गैस के ज्यादा मोल्स थे वहां से कम मोल की ओर जाएगा। वही तो बताया मैंने, यहां पे ज्यादा मोल से कम मोल की ओर जाएगा। वही तो हम कब से चिल्ला रहे हैं, वही तो चल रही है ना कहानी। टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल कम हो गया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, मतलब वॉल्यूम कम होते जा रहा है, वॉल्यूम कम होते जा रहा है। और एक दूसरी ब्यूटीफुल चीज बताऊं, एक बढ़िया सी और एक चीज बताऊं, देखो, PCl3, PCl3 का मॉलिक्यूल और Cl2 के मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल हैं। तो आप ऐसे सोचो, दो मॉलिक्यूल ज्यादा जगह रोकेगा ना, जबकि उन दोनों को कंबाइंड करके मैंने एक ही मॉलिक्यूल बना लिया, तो वो कम जगह में आ जाएगा ना। ये एक ढक्कन है, ये पेन है, उसके अंदर का रिफिल है, उसके अंदर का कैप है, सारी चीजें मिला के मैं रख दूंगा तो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैं सबको एक ही कंपाउंड में, एक ही में ऐसे जोड़ दूं तो ये कम जगह में आ जाएगा। एक पेन को रखना इजी हो जाएगा, उसके सारे 4-5 जो भी पार्ट है उसको अलग करके रखने से एक पेन रखना इजी हो जाएगा। मतलब ये ज्यादा मोल्स है, वहां से कम मोल। किसी भी तरह से समझो यार, आपको समझना है। साइंटिफिक मैंने बता दिया, ज्यादा से कम वॉल्यूम की ओर वो जाएगा क्योंकि टोटल वॉल्यूम ही डिक्रीज हो रहा है ना। अच्छा, अब इसे उल्टा सोचो,
अगर प्रेशर बढ़ा, अरे कम क्या होता, घटाया होता, प्रेशर कम क्या होता था, पिस्टन ऊपर में खिसका था, पिस्टन ऊपर जाएगा तो टोटल वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, टोटल वॉल्यूम 500 से 1000 हो गया। तो अब टोटल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए, उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए आपके पास ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए ना, तो रिएक्शन कहां जाएगी, कम से ज्यादा वॉल्यूम पे जाएगी। दैट्स ऑल। साइंटिफिक रीजन हो या ये हो देसी फंडा, आपका आंसर आ जाना चाहिए। सो दैट वाज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर है बेटा, क्लियर हो गया। नाउ लेट अस जंप टू द थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर विच इज टेम्परेचर। टेम्परेचर से चेक करते हैं। इस चीज को हटा देता हूं मैं, वहां पे टेम्परेचर लिख देता हूं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके 10 सेकंड दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके हो गया। ओके नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहां पे कैटलिस्ट था। ठीक है, नंबर 3 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, अब टेम्परेचर के लिए यार आपको रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक वो पता होना चाहिए। आपका रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो हम ये टेम्परेचर के इफेक्ट बहुत आराम से बता पाएंगे। और 99% केस में आपको बता दिया जाएगा कि आपका रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। आपको क्वेश्चन होगा सर 1% के लिए क्यों बाकी बच गया? क्योंकि कई ऐसी रिएक्शंस होती है जो हमेशा एंडोथर्मिक होती है या फिर हमेशा एक्सोथर्मिक होती है ना। मैं अभी थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट अभी बताऊंगा मैं थर्मोडायनेमिक्स में, तब वो चीज आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा मैं कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पे हमेशा वो एंडोथर्मिक होता है या फिर हमेशा वो एक्सोथर्मिक होता है। दो चीजें तो मैंने आपको शायद बता दी है पहले ही कि कंबशन ऑफ एनीथिंग, कंबशन प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो दो जगह पे कभी भी दो केसेस दिए हों और आपको शायद ना बताया जाए कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो हमेशा मान लो कि वो एक्सोथर्मिक ही है। कंबशन इज एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक। इज इट ओके? तीसरा एक बता देता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड को तोड़ना, वो हमेशा एंडोथर्मिक, वो हमेशा एंडोथर्मिक होता है, मगर दैट कम्स इन लेटर पार्ट। मगर अभी सिर्फ दो चीजें याद रख लो, कंबशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो रिएक्शन जो है वो दो तरह का होता है, एक तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है ना, एक्सो एंड एंडो दो तरह की रिएक्शंस होती है। तो मैं एक एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड। कोई भी ऑक्साइड बनाओ, अब बनाते हो नाइट्रिक ऑक्साइड NO। चलिए इस प्रोसेस में क्या दिख रहा है आपको कि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक बोले तो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये हीट एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा है। यहां पे हीट एज अ रिएक्टेंट, इसको आप एज्यूम कर लो कि हीट जो है वो रिएक्टेंट है यहां पे। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट, रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, प्रोडक्ट साइड। अभी तो बताया मैंने, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का बढ़ाओगे तो रिएक्शन, रिएक्टेंट बढ़ जाएंगे। यानी ये कॉन्सेंट्रेशन जैसा ही आप चेक कर लो। इज इट ओके? ये क्लियर है? तो N2 प्लस O2 प्लस हीट गिव्स 2NO। अब ये N2 प्लस O2 प्लस हीट का मतलब है आपने क्या किया है, रिएक्टेंट की तरह से आपने इसको ट्रीट करा है। सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल प्रोसीड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और कौन सा रिएक्शन है फॉरवर्ड बेटा, एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता है,
और एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ जाती है। तो हमेशा याद रखो, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ती है। तो टेम्परेचर घटाने पे कौन सी बढ़ेगी? एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर घटाने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बढ़ती है। ठीक है, ओके। तो एक एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे मैंने बताया कंबशन, कंबशन ऑफ मीथेन गैस। कंबशन करोगे मीथेन का तो इससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा प्लस हीट। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कंबशन। हमने इसको बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो हीट निकलेगी। 1 मोल ऑफ मीथेन का कंबशन करने पे कुछ हीट निकल रही है। अब अगर इस वाले रिएक्शन के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बढ़ गया तो ये वापस आ जाएगा यहां पे। खैर ये डायरेक्टली ऐसा पॉसिबल नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, फिर भी हम आगे मान लेते हैं कि रिवर्सिबल होगा तो कहां चला जाएगा? वापस चला जाएगा। चलो एक काम करता हूं, रिवर्सिबल वाला भी एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। हाँ, इसको पहले खत्म कर लेते हैं। ये आपका हो गया एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, एक रिवर्सिबल का भी एग्जांपल देता हूं। N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबली गिव्स 2NH3 प्लस हीट। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां पे क्या करोगे? टेम्परेचर मान लो घटाया मैंने, टेम्परेचर घटाया मतलब हीट कम किया। हीट कम किया तो आपने क्या किया? प्रोडक्ट साइड पे कम किया ना, जैसे मैंने यहां पे कम किया था, प्रोडक्ट साइड पे कम किया तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। तो ये रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। और रिएक्शन कौन सा है? ये फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर घटाया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया? कम हो गया। क्योंकि दोनों इनवर्स होते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एंडोथर्मिक बढ़ता है, तो टेम्परेचर के साथ एक्सोथर्मिक घटता होगा। ये ऑपोजिट है, यानी एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया इतना? ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। बराबर से समझ लेना, हीट को या टेम्परेचर को एज ए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ट्रीट करना तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। गॉट इट? नाउ let us jump to the fourth part, that is inert material. Inert material. चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हम इनर्ट गैस जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी एक ऐसा हम मेथड चेक कर रहे हैं। इनर्ट मटेरियल के तौर पे ले रहा हूं मैं इनर्ट गैस, राइट? अब मैं इनर्ट गैस ले रहा हूं यहां पे। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पे, और ज्यादातर लोग यहां पे गलती कर देते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कोई एक इक्विलिब्रियम है, उसको मैंने एक वेसल में ले लिया, जिस वेसल के अंदर हमने पिस्टन रख दिया, है तो क्लोज सिस्टम ही ये, और यहां पे एक इक्विलिब्रियम हो रही है। जैसे मैंने अभी वो इक्विलिब्रियम लिया था वही ले लेता हूं मैं यहां पे। PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, ये वाला इक्विलिब्रियम है। ओके, अब ऐसा बोला जा रहा है कि इस इक्विलिब्रियम में आप बाहर से जो है इनर्ट गैस इसमें इंट्रोड्यूस करते हो।
मान लो बाहर से मैंने इसके अंदर हीलियम गैस मैंने इंट्रोड्यूस की, कितना, लेट सपोज 1 लीटर। चलो 1 लीटर हीलियम गैस मैंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, 1 लीटर मैंने हीलियम गैस डाल दिया। अब क्वेश्चन ये है, यहां पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? आपको डिसाइड ये करना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है या बैकवर्ड जाता है। सेकंड केस यहां पे लिख रहा हूं मैं। ये केस नंबर 1 है। इस केस को क्या नाम देंगे वो भी मैं बताऊंगा, और ये वाला केस जो इसका क्या नाम है वो भी बताऊंगा मैं। मगर अभी पहले से इतना दिमाग लगा मुझे बताओ कि अगर हीलियम गैस इंट्रोड्यूस किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, सिर्फ इतना बताओ। ये बताओ इसमें क्या होगा। जल्दी फटाफट बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स जल्दी। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, आप संडे टेस्ट का आलतू फालतू क्वेश्चन पूछने लगते हो, आंसर नहीं देना है, माइंड डाइवर्ट करना है दुनिया का। वेरी गुड प्राजक्ता। चलो फॉरवर्ड जाएगा, ओके। प्रतिमा फॉरवर्ड जाएगा, ओके फॉरवर्ड जाएगा, रीजन बताओ। चलो नीलिमा फॉरवर्ड जाएगा, सही है। वरुण फॉरवर्ड जाएगा, ओके। चलिए मैं बोलता हूं आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है, मुझे रीजन बताओ। चलो प्रतिमा रीजन बताओ। वरुण, प्राजक्ता, नीलिमा, ऋषि प्रसाद, सिद्धि, जयेंद्र, अपूर्वा, और कौन कौन है? अंता, अंता ठाकुर, अच्छा। और कौन कौन है? मानसी, तेजस, तेजस पाटिल, मानसी। चलो जल्दी फटाफट आंसर बताओ मुझे बेटा, रीजन बताओ। फॉरवर्ड जाएगा, क्यों फॉरवर्ड जाएगा? प्रथमेश, वरुण, अच्छा इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ऋषि बोल रहा है इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अच्छा इंक्रीज ऑफ प्रेशर में अगर फॉरवर्ड जाएगा तो मैंने तो क्या बताया था, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, यहां तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जानी चाहिए, फॉरवर्ड क्यों गई? आपने आंसर तो फॉरवर्ड दिया ना, तो प्रेशर अगर बढ़ता है तो रिएक्शन कहां जानी चाहिए? बैकवर्ड जानी चाहिए, तो फॉरवर्ड बोल रहे हो। यस प्रेशर इंक्रीज होगा, अच्छा। लगाओ दिमाग, और दिमाग लगाओ। डिक्रीज ऑफ प्रेशर, अच्छा। तो हीलियम गैस डालने से प्रेशर डिक्रीज होगा? ना टेम्परेचर की बात ही नहीं है यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर की बात ही नहीं है, सिर्फ हम जो चेंज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, चेंज इनर्ट गैस डाल रहे हैं, इनर्ट गैस डाल रहे हैं यहाँ पे, टेम्परेचर के कोई कहानी नहीं है, टेम्परेचर हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला नहीं है। ओके चलो रीजन बताते हैं। देखो एक बहुत ही सीरियस मैटर है,
सीरियस मैटर ये है कि प्रेशर से किसी भी इक्विलिब्रियम का कोई लेना देना ही नहीं है। प्रेशर से किसी भी इक्विलिब्रियम का लेना देना ही नहीं है ना। तो अब तक आपने जो प्रेशर वाला कहानी सुना ना, वो सारा कहानी सिर्फ वॉल्यूम चेंज का था। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होता है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाता है। मैंने साइंटिफिक रीजन बताया ना। और प्रेशर घटाने पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इसलिए रिएक्शन जो है वो कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम पे आता है। एक्चुअल कहानी वॉल्यूम की है बेटा। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तभी आपका रिएक्शन जो है फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा। अब देखो, अब देखो कहानी, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। प्रेशर से किसी भी केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाने के कोई चांस नहीं होते। चांस है सिर्फ वॉल्यूम चेंज होने पे। लुक, ये पिस्टन है मेरा। इस पिस्टन में अगर मैंने 1 लीटर हीलियम गैस इसमें डाल दी, जैसे ही मैं 1 लीटर हीलियम गैस इसमें डालते जाऊंगा, ये प्रेशर को क्या लगेगा, यहां पे प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर से ये पिस्टन कहां खिसकेगा, ऊपर की ओर खिसकेगा। पिस्टन मान लो अब यहां पे आ गया। पिस्टन यहां पे जैसे आएगा, पिस्टन जैसे ही यहां पे आ गया, तो पहले वाला वॉल्यूम ये था, अब वाला वॉल्यूम क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अब आ रही बात समझ में? हुआ क्या बेटा, इनर्ट गैस डालने पे पिस्टन ऊपर खिसकता गया, और ये जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, रिएक्शन उस तरफ जानी चाहिए जहां पे ज्यादा वॉल्यूम है। यहां तो 22.4 लीटर होता है एसटीपी पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 44.8 लीटर हो जाएगा। मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बराबर से समझ लो, कंसेप्चुअल चीज है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट वाली चीज है ये। हीलियम गैस डालने पे पिस्टन को प्रेशर लगेगा, पिस्टन ऊपर की ओर खिसकेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ गया तो उस वॉल्यूम को फिल करने के लिए, भरने के लिए मुझे और ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ज्यादा मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो कब मिलेगा मुझे, जब इस रिएक्शन को मैं फॉरवर्ड लेके जाऊंगा, वहां पे ज्यादा मोल्स मुझे मिलते हैं, ज्यादा वॉल्यूम मिलता है। इसलिए रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड। इसको डालने पर रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। इसका रीजन है वॉल्यूम बढ़ जाता है। और ये वाला केस क्या है पता है, ये वाला केस जो है, ये केस नंबर 1 है, कांस्टेंट प्रेशर। हो गई ना बत्ती गुल। ये कांस्टेंट प्रेशर वाला केस है। यहां पे प्रेशर बढ़ता या कम होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जितना भी इस हीलियम के डालने की वजह से प्रेशर बढ़ा था, वो तो कहां पे यूज हो गया, इस पिस्टन को ऊपर धक्का मारने के लिए यूज हो गया। पिस्टन यहां जाके रुक गया, मतलब अभी भी वो 1 एटमॉस्फेयर है, पहले भी 1 एटमॉस्फेयर था। मतलब प्रेशर यहां पे कांस्टेंट है। इसलिए मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है, फिर भी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। तो कौन काम करता है यहां पे, वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज होगा तभी रिएक्शन आपका फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला चेक करते हैं केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2, इसमें भी क्या करता हूं मैं, यहां से हीलियम गैस इंट्रोड्यूस करता हूं। चलो यहां पे भी हीलियम गैस इंट्रोड्यूस करो। 1 लीटर, 1 लीटर हीलियम गैस इसमें मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हीलियम गैस इसमें इंट्रोड्यूस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, आपका वेसल क्लोज्ड है। देखो पूरा वेसल क्लोज्ड है, कहीं पिस्टन जैसी कहानी नहीं है, यहां ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता। मतलब यहां पे कहानी है कांस्टेंट वॉल्यूम वाली, कांस्टेंट वॉल्यूम की कहानी है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये यहां पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, या फिर प्रोडक्ट वापस भी नहीं जा सकता, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। वॉल्यूम बढ़ता ही नहीं है, कम ही नहीं होता है, तो हम क्यों किसी भी मोल्स को यहां इधर उधर करें। वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा मोल्स चाहिए, वॉल्यूम घटेगा तो कम मोल्स चाहिए। वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यहां पे होगा नो इफेक्ट। नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं होता, ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, ना तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। ना फॉरवर्ड जाएगा, ना बैकवर्ड जाएगा, जो है जैसा है वही रहेगा।
क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। आपको पता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, दोनों में आता है P इज इक्वल टू डेल्टा वी, W इज इक्वल टू डेल्टा वी, वर्क इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी क्या है, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया तो वर्क भी क्या हो गया, जीरो। कुछ वर्क ही नहीं होगा, कुछ काम ही नहीं होगा, ना तो प्रोडक्ट बनेगा ना तो आपका रिएक्टेंट बनेगा, कुछ नहीं होगा यार। क्लियर है? ब्यूटीफुल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो भूल जाओ, कुछ नहीं होता। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस तरफ रिएक्शन आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बस दैट्स ऑल। कंसेप्ट याद रखो, क्वेश्चन कई सारे बना सकते हैं, कंसेप्ट एक ही है। ये क्लियर हो गया सबको? पूरा समझ में आ गया ऋषि? वेरी नाइस। बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है ना? हाँ, अब क्लियर हो गया ना ये दिमाग में? ठीक है। आपने जितना भी जो भी पढ़ा हुआ है वो रट्टा है, रटना नहीं है। कंसेप्चुअली पढ़ो, कंसेप्ट है तो कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज कैटलिस्ट। नंबर 5 इज कैटलिस्ट। मेरा आज का लेक्चर जो है वो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार रीड करना है, पढ़ना है, जितनी बार देखना है उतनी बार देखो, रिपीट कर करके देखो इस लेक्चर को, क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बताए हैं, है ना। ये सारे पॉइंट जो है काम के हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो पूछा ही जाता है। नंबर 5, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आप चीजों को रट्टा मार के याद रख लेते हो, कंसेप्ट। कैटलिस्ट में भी कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। मेरे पास एक रिएक्शन है, N2 plus 3H2 gives 2NH3। यहां पे Fe जो है वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ये हेबर प्रोसेस है। तो Fe का काम क्या है? Fe जो है वो काम क्या करता है बेटा? Fe जो है वो कैटलिस्ट जो है उसका काम होता है रिएक्शन का रेट बढ़ाना। ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। मगर कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट इक्वली बढ़ाता है, इक्वली बढ़ा देता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि यहां से ये प्रोडक्ट जो है वो 70% बन रहा था और मैंने यहां पे अगर ये Fe डाल दिया तो रिएक्शन 80% होने लगी। नो, नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। रिएक्शन 70% होना है तो 70% ही होगा, मगर जल्दी हो जाएगा। वो टाइम के साथ रिलेटेड है, वो क्वांटिटी के साथ रिलेटेड टर्म नहीं है। कैटलिस्ट का यूज करना टाइम बचाता है, क्वांटिटी नहीं बढ़ाता। ये भी मिसकंसेप्ट है सबके दिमाग में। सबको लगता है कि कैटलिस्ट यूज करोगे तो खूब सारा प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं, प्रोडक्ट खूब सारा नहीं बनेगा, टाइम कम लगेगा। जिस रिएक्शन को करने के लिए 1 घंटा लग रहा था ना, उसी को अगर Fe यूज करोगे ना तो 2 मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट में हो जाएगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो ओवरऑल ओवरऑल रिएक्शन का रेट जो है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, क्वांटिटी नहीं। गॉट इट? और दोनों साइड पे ये चीज जो है वो इक्वली इफेक्ट करता है। कैटलिस्ट दोनों साइड पे इक्वली इफेक्ट करता है। कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है, कैटलिस्ट काम कैसे करता है? चलो फटाक से बताते हैं इस चीज को। मान लो मेरे पास ये आयरन कैटलिस्ट का सरफेस है, ये आयरन कैटलिस्ट है, उसका सरफेस है। आप जानते हो मेटल की सरफेस है तो मेटल की सरफेस पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का सी मॉडल होता है, इलेक्ट्रॉन का समंदर होता है यहां पे, है ना। खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होते हैं। मेटल है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से ही तो मेटल को समझाया जाता है, मेटलिक बॉन्ड को समझाया जाता है, इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल्स। ओके, मैंने भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पे आएंगे ऐसे घूमते घामते ये नाइट्रोजन, आवारा नाइट्रोजन आ गए यहां पे। सामने आवारा हाइड्रोजन भी आ रहे हैं। आवारा हूं, दोनों घूम रहे हैं यहां पे। अब दोनों घूमते घूमते कहां पे आ गए, लाला 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 लैंड पे आ गए। मतलब कि वो सरफेस पे आ गए, किसकी? कैटलिस्ट की या मेटल की सरफेस के ऊपर आ गए। उन्होंने देखा नीचे, वाह, नीचे तो इलेक्ट्रॉन का समंदर है, तो यहां से थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हम खींच लेते हैं, है ना।
खूब सारे पैसों का समंदर हो और ऊपर से आप गुजर रहे हो, आपको देखा अरे नीचे खूब सारे डॉलर्स गिरे हुए हैं, अरे वाह बढ़िया, ये तो सही है। सारे डॉलर्स उठाने के लिए आप थोड़े नीचे जाओगे सरफेस के ऊपर, है ना। सेम वे यहां पे भी हाइड्रोजन जो है वो क्या जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए और नीचे जाएगा, यानी सरफेस के ऊपर वो एब्जॉर्ब होता जाएगा। अब जैसे ही यहां पे बॉन्ड बनेगा, ये उसका एक आधा बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ये टूट जाएगा, इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड वीक हो गया इमीडिएटली यानी ये तो पूरा ऐसा बड़ा सा एक स्ट्रक्चर होगा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां भी हाइड्रोजन जो है वो आ गया होगा, बीच में नाइट्रोजन है लेट सपोज, तो ये वाले हाइड्रोजन को भी उस कैटलिस्ट के इलेक्ट्रॉन ने पकड़ के रखा होगा, इसका भी ये बॉन्ड वीक हो चुका है। अब जैसे ही वो देखेगा कि खुद कैटलिस्ट के सरफेस पे है, उसने आसपास देखा तो उसको नाइट्रोजन देखा, ओ हाय नाइट्रोजन, हाउ आर यू, कैसे हो। तो नाइट्रोजन बोलता है ओ हेलो हाइड्रोजन, काफी टाइम बाद मिले हम तो, है ना, हेबर नहीं मिला वरना तो हम मिलने वाले ही नहीं थे। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसे नजदीक नजदीक आएंगे, उनका ये बॉन्ड वीक है, इसका भी ये बॉन्ड टूट गया है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी नाइट्रोजन जो है इसके साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। सिर्फ ऐसा नहीं होता, इसके आगे भी हाइड्रोजन होते हैं, इसके पीछे भी हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन के आसपास चारों तरफ हाइड्रोजन होंगे, बीच में नाइट्रोजन होगा, या फिर चारों तरफ नाइट्रोजन होंगे, बीच में हाइड्रोजन, वॉटेवर, कोई भी कंडीशन हो सकती है। मगर कंडीशन हम ये सोच सकते हैं कि नाइट्रोजन के आसपास सारे हाइड्रोजन हैं, और क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन के साथ तीन, मतलब दो नाइट्रोजन के साथ आसपास छह हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ के क्या बना देंगे, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो कैटलिस्ट ने क्या किया बेटा, कैटलिस्ट ने दो काम किए। एक काम तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाने का काम किया, एक सरफेस प्रोवाइड किया, वहां पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन आएंगे, उनके बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे। कैटलिस्ट ने दूसरा काम किया, उनके बॉन्ड्स को वीक करना, बॉन्ड्स को वीक किया तो जैसे ही वो नजदीक आएंगे, खुद के बॉन्ड्स वीक हैं, इमीडिएटली दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो क्या बनेगा, यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के अमोनिया बनाना शुरू कर देगा। तो कैटलिस्ट ने काम किया उनको मिला के बॉन्ड फॉर्मेशन करने का। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ आपको, है ना। तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए मुझे एफी सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। एफी नहीं यूज करोगे तो रिएक्शन तो होगी, मगर ये बॉन्ड्स वगैरह तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। इस कैटलिस्ट के साथ जुड़ी हुई एक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूं। यहां पे है ये एनर्जी और यहां पे है ये रिएक्शन, ये रिएक्शन एक्सिस है और ये जो है वो क्या है, एनर्जी एक्सिस है। इसमें मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये मेरे पास है रिएक्टेंट है, वहां से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक की वजह से जो इनिशियल एनर्जी थी उससे फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब मैं लाल इंक का प्रयोग करूंगा क्योंकि मुझे एक और यहां पे लाइन दिखानी है, यहां से जाके यहां पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये दूसरी लाइन भी आपको दिख रही होगी आई होप। तो सेकंड वाली लाइन जो है उसमें ये जो एनर्जी थी यहां तक मतलब यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी थी, जिसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट दी मॉलिक्यूल्स, ये एनर्जी दोगे तभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये एनर्जी की वैल्यू जो है वो अब क्या हो गई, कम हो गई, यहां पे कम दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या था, ये ब्लू वाला जो है वो क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, और ये रेड वाला क्या है, विथ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट लिया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। कैटलिस्ट नहीं था तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, ज्यादा बड़ा बेरियर क्रॉस करके रिएक्टेंट को जाना पड़ता था प्रोडक्ट साइड पे। अब बेरियर छोटा हो गया तो आराम से कूद के यहां चले जाएंगे, जल्दी से चले जाएंगे, है ना, टाइम कम लगेगा, फटाक से सामने चले जाएंगे। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर ये कम कैसे हो गया, कम क्यों हो गया भाई साहब, ऐसा तो क्या हुआ था कम हो गया। कम ऐसे हुआ कि पहले हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दो, इसके एक और इसके तीन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता था। एक हाइड्रोजन का टोटल कितना, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन,
मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए मान लो आपको 5 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, तो 3 मोल के लिए कितना होगा? 15 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? और इसके 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मान लो 50 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, तो 50 किलो कैलोरी प्लस 15 किलो कैलोरी मतलब 65 किलो कैलोरी की इनिशियल रिक्वायरमेंट थी। अब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या हो गया? वीक हो गया, तो अब आपको 15 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, 10 किलो कैलोरी में भी टूट जाएगा हाइड्रोजन, और उसको 50 नहीं 40 में टूट जाएगा, टोटल 50। 65 से कहां पे आ गए? 50 पे आ गए, तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो कूद के जल्दी से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सामने जा सकते हैं। सो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। कैसे कम करता है? वो अपने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से या फिर इलेक्ट्रॉन से वो इन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अपनी ओर पुल कर लेता है और उनके बीच का बॉन्ड वीक बना देता है। क्लियर है इतना? राइट? कोई दिक्कत अब यहां पे? तो ये था ले शेटेले प्रिंसिपल। बेटा ले शेटेले प्रिंसिपल पढ़ने में तो बहुत सिंपल है, मगर आप जब समझोगे ना कंसेप्ट वाइज तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, खुश हो जाओगे। गॉट इट? बिटा दे पूरा, हटा दें ये। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो रहा है, ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट खत्म हुआ। अब जो शुरू होगा वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं। ओके आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो अब हमारा माइंडसेट थोड़ा हमें चेंज करना है, क्योंकि अब तक जो हम बातें कर रहे थे उसमें कोवेलेंट कंपाउंड्स होते थे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, PCl3, PCl5, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स लिए थे, है ना? अब जो हम देखेंगे वो है आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है? क्योंकि हम आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कंप्लीटली पानी में डिसोशिएट हो जाते हैं, और एक ऐसे तरह के होते हैं जो पानी में जल्दी से डिसोशिएट नहीं होते। पानी में डालने से जल्दी से डिसोशिएट नहीं होंगे। जो पानी में डालने से कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो पानी में डालने से जल्दी से डिसोशिएट नहीं होता उसको बोला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसको बोलेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लेस आयोनिक होते हैं, या फिर उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो मैं आपको दो तीन एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल ले रहे हैं हम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल के तौर पे लूंगा मैं NaCl, KBr, CH3COO, Na, NH4Cl टाइप के सॉल्ट्स। ऐसे कोई भी सॉल्ट्स हैं, ये सारे सॉल्ट्स जो होते हैं क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं अगर CH3COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड खुद, सोडियम सोल्ट नहीं उसका, सोल्ट नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अमोनिया इटसेल्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये सारे क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ऐसे कोई भी हम अमाइंस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मिथेनमाइन, या कोई भी एसिड्स ले लेते हैं जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड, तो ये सारे जो है वो क्या है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। दिस ऑल आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दिस आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जिनका डिसोसिएशन 70 80 90% तक हो जाए उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जिनका 30% या उससे कम डिसोशिएट हो रहा है तो वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसी के बेस पे हम आयनिक इक्विलिब्रियम में एक और चीज भी चेक करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसको बोलते हैं और वीक एसिड किसको बोलते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, यहीं पे लिख देता हूं मैं वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं, H2SO4, HCl, या फिर HI, HBr, HCl, HNO3, HClO4, ये मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इन सारे जो है उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। बाकी सारे जो है ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सारे जो है वो क्या है, वीक एसिड्स हैं। H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, HF भी जो है वो वीक एसिड में जाता है। ठीक है, ये सारे भी जो है वो क्या है, वीक एसिड्स हैं। तो वीक एसिड का तो खूब सारा है यहाँ पे एग्जांपल। हमें स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये 5 6 जो है वो याद रख लेने हैं। ये आप 6 याद रख लोगे तो इसको छोड़ के जितने भी हैं वो सारे वीक एसिड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम ले सकते हैं NaOH, KOH, BaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, ये सारे जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। कार्बोनेट्स भी ले सकते हो, यानी CO3-2 जो है ये भी एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। बट NaOH, KOH, BaOH, CaOH, इन सबको छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो बेसिस हम ले लेंगे यहाँ पे वीक बेस में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनिया इटसेल्फ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। खैर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो एम्फोटेरिक होता है, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, दोनों में होता है। मगर ये सारे जो है वीक हो जाएंगे। वीक तो ढेर सारे हैं, आपको याद इतना रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ये है, स्ट्रॉन्ग बेस में ये है, ये स्ट्रॉन्ग बेस वाले हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, वो सारे जो है वीक हैं। अब देखना, हाँ अब देखना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया मैंने, मान लो H2SO4, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया मैंने, उन दोनों को जोड़ दिया। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जोड़ोगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का अगर जोड़ दिया मैंने तो वहां से बनेगा Na2SO4 प्लस वाटर, Na2SO4 प्लस वाटर। अब Na2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, तो वो क्या है, सोल्ट है। सोल्ट है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल, क्यों न्यूट्रल, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल।
अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो मैं ले रहा हूं HI, स्ट्रॉन्ग एसिड HI, और वीक बेस लेता हूं मैं, वीक बेस ले लूं मैं कोई भी, HI के साथ रिएक्शन कर रहा हूं मैं, और इसमें से मैंने कोई वीक बेस उठा लिया, चलो मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड उठा रहा हूं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड HI प्लस वीक बेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, NH4I, NH4I प्लस H2O। अब इसको चेक करो, एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है कैसा हो जाएगा, एसिडिक, इसका जो नेचर है वो हो जाएगा एसिडिक। मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे दिखेगा नहीं, एसिडिक, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस से आया है, और जो HI है वो कहां से आया है, स्ट्रॉन्ग से आया है ना। तो स्ट्रॉन्ग वाला कैसा है, एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो बेसिक हो जाता। मान लो स्ट्रॉन्ग कहां गया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साथ का रिएक्शन होता, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम एसिटेट होता, एसिटिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड लोगे तो सोडियम एसिटेट बनेगा, ये बनेगा। ये है तो स्ट्रॉन्ग क्योंकि सोल्ट है ना, है तो स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रॉन्ग है, मगर नेचर में कैसा होगा, बेसिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है। तो आपको जब भी एसिडिक बेसिक ऐसा नेचर पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से कोई भी होगा और सामने वीक होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से एसिडिक और स्ट्रॉन्ग बेस के हिसाब से बेसिक होगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। दोनों वीक होंगे, अगर दोनों वीक होंगे तो यहां पे भाई साहब तीन अलग अलग कंडीशन हो सकती है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, एम्फोटेरिक भी हो सकता है, ठीक है। मगर हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग के साथ वीक तो ये स्ट्रॉन्ग का आंसर, स्ट्रॉन्ग के साथ वीक तो स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो न्यूट्रल, दोनों वीक वीक तो तीनों में से कोई भी। मगर एक चीज और देखो, कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, सोडियम एसिटेट बना, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग ही होगा क्योंकि सोल्ट बन रहा है। ये आपका अमोनियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो अमोनियम क्लोराइड तो भी वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। सोल्ट जितने भी हैं वो सारे सोल्ट जो है वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे होंगे। कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल होंगे तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। तो ये चीज बराबर समझ लो, ये काम की चीज है, आगे जाके यही काम में आने वाला है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं एसिड बेस पे, यानी एसिड और बेस जो है उसकी थियरीज, एसिड बेस थियरीज। चलो मैं शुरू करता हूं यहां पे। फर्स्ट थियरी, आर्हेनियस थियरी, आर्हेनियस एसिड बेस थियरी, आर्हेनियस एसिड बेस थियरी। तो आर्हेनियस ने क्या बताया था, आर्हेनियस ने बताया कि एसिड वो चीज है, एसिड वो बला है जो पानी में डालने पे H+ देती है, पानी में डालोगे तो H+ देगा, या फिर बोल सकते हो कि H3O+ देगा। एसिड वो है जो पानी में डालने से H+ देता है। अच्छा, और बेस वो बला है जिसको पानी में डालोगे तो वो OH- देगा, ठीक है, OH- देगा और Na+। तो आर्हेनियस का मानना था एसिड बेस को हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मगर इसका एक लिमिटेशन था। लिमिटेशन यह था कि वो सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड्स के लिए एसिड बेस बोल सकता था जिसमें H+ या OH- हो। अगर कहीं मान लो H+ या OH- नहीं है तो उसके बारे में आर्हेनियस कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता था। मतलब अगर अमोनिया है NH3, तो अमोनिया में तो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, इसमें तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या उसको एसिड बोलोगे, नहीं, वो तो बेस है। दूसरी बात, आर्हेनियस जो है वो पानी का रोल जो है वो बता नहीं पा रहा था, उसने बोल दिया कि पानी में डालोगे तो ये हो जाएगा, मतलब एक्वेस सॉल्यूशन के लिए ही बता सकते हो, नॉन एक्वेस सॉल्यूशन के लिए आर्हेनियस अप्लाई नहीं होता। मान लो यहां पे मैंने पानी की जगह इथेनॉल ले लिया तो HCl को एसिडिक मानोगे, बेसिक मानोगे,
वो कोई इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी थी, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन वो नहीं दे पा रहा था, तो ये इसका लिमिटेशन था। नंबर 2, ब्रॉन्स्टेड लोरी। ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। अब ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या किया, उसने जो कंपाउंड H+ देगा, H+ डोनर जो है वो हो जाएगा एसिड, और H+ एक्सेप्टर जो है वो हो जाएगा बेस। सिंपल, H+ डोनर एसिड हो जाएगा और H+ एक्सेप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और उसके बेस पे उसने एक टर्म बनाई, मान लो H3PO4 है, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा हूं मैं, ये H+ इस पानी को देके H3O+ बनाएगा और खुद बन जाएगा HPO4- या H2PO4-। तो H3O+ ने क्या किया, H+ रिमूव किया, तो ये एसिड है, इसने H+ एक्सेप्ट किया तो ये बेस है, और इसने इलेक्ट्रॉन यानी H+ रिमूव करके जो बना वो बन गया कॉन्जुगेटेड बेस, और इसने बेस ने H+ लेके जो बन गया वो बन गया कॉन्जुगेटेड एसिड। बस ये चीज हमारे लिए काम की है कि कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है। याद रखो, जो भी कोई भी कंपाउंड H+ रिमूव करके जो चीज बनती है हमेशा एसिड से बनता है कॉन्जुगेटेड बेस, और हमेशा बेस से बनता है कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड, ये एसिड से कॉन्जुगेटेड बेस और बेस से कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया। अब यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि HCO3 माइनस का कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस बनाओ। HCO3 माइनस का कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस बनाओ। कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे बनता है, कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे बनता है, H+ एक्सेप्ट करके। ये अगर H+ एक्सेप्ट करेगा तो H2CO3 बन जाएगा, इसे H+ एक्सेप्ट किया प्लस H+, तो कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया। इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या बनेगा, H+ रिमूव करके, तो CO3-2 इज अ कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ HCO3-। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी ऐसे कंपाउंड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस बनाओ। अगर कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस बनाने का है अगर आपको, सो कॉन्जुगेटेड एसिड कब बनेगा, जब वो H+ एक्सेप्ट करेगा। H+ एक्सेप्ट करेगा तो एसिड बनेगा, H+ लूज करेगा तो वो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। ये याद रखो, ये है ब्रॉन्स्टेड लोरी या लोरी ब्रॉन्स्टेड थियरी। ओके, गॉट इट। चलिए, बस इसके बाद आएगा लुईस थियरी, मगर वो कल डिस्कस करते हैं, आज यहां पे रुक जाते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, सायोनारा। मैंने जैसे बोला, आज का मैंने जो ले शटल प्रिंसिपल और आगे की चीजें बताई वो बार बार रिपीट करके देख लेना, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट्स हैं वो। राइट, चलो बाय बाय, सी यू, सायोनारा, टाटा।